Good morning, everyone. Good morning. Good morning. I hope कि आप मुझे सुन रहे होगे. Is everything fine? आइए यहाँ देखिए. शुरू करते हैं. 1-2 मिनट और देख लेता हूँ. People are joining. हाँ शिवम, सुन लिया मैं आपकी बात. समझ गया. हाँ, एक सवाल आ रहा है, मोल कॉन्सेप्ट से कहाँ तक आएगा. जहां तक पढ़ाऊंगा कल वहां तक आएगा. कल मैं जहां तक पढ़ाऊंगा वहां तक आएगा. और इसके लिए आपको कोई डीपीपी रेस, कोई रेस या सीट नहीं बनाना है. मेरी लेक्चर नोट को अच्छे से पढ़ना है और उसका एक एक सवाल अच्छे से देखना है. सुजीत गुंड, वो मुझे नहीं पता यार. एनटीए की ऐप, मुझे क्या है एनटीए का ऐप ये नहीं पता है. गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन. चलिए शुरू करते हैं. एक बार पहले बोल दूं कि मोल से जो मैं अगली क्लास तक पढ़ाऊंगा वहां तक आएगा. इसके लिए आपको कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है. मेरा जो लेक्चर नोट है उसके एक एक सवाल, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना है. 13 क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट के सारे हो जाएंगे. आइए, परसेंटेज कंपोजिशन. परसेंटेज कंपोजिशन of a compound means percentage composition of a compound means percentage of each element by mass. Percentage by mass of each element in the compound. In the compound. कुछ बहुत ही ज्यादा एलिमेंट्री चीजें हैं जो बच्चों को नहीं समझ में आ रही है. जैसे मुझसे फोन करके पूछता है परसेंटेज बाई मास क्या होता है या परसेंटेज बाई मोल क्या होता है. ये बहुत अजीब सा लगता है मुझे. यहाँ पे मतलब परसेंटेज बाई मास क्यों समझ में नहीं आता है. बोलते हैं तो लिटरली जब मैं बोलता हूँ कि परसेंटेज बाई मास क्यों समझ में नहीं आता है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि परसेंटेज बाई मास या परसेंटेज बाई मोल का मतलब क्या होता है. पहली बात तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. मोल मतलब नंबर, नंबर से परसेंटेज निकालना. और मास मतलब वेट जो आप समझते हैं 1 केजी 2 केजी. तो मास से परसेंटेज निकालना. चलिए, मैंने कहा परसेंटेज कंपोजिशन, किसी कंपाउंड के परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है कि उस कंपाउंड में ईच एलिमेंट का परसेंटेज बाय मास. जैसे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन N2H4 को बोलते हैं. जैसे NH3 को अमोनिया बोलते हैं, वैसे ही N2H4 को हाइड्रोजन बोलते हैं. तो कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ N2H4. तो देखिए N2H4 है. यहाँ क्लियर है कि नाइट्रोजन का जब 2 एटम है तो हाइड्रोजन का 4 एटम. एक एटम नाइट्रोजन का मास होता है 40, तो 2 एटम का मास होगा 2 इंटू 40. और एक एटम हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 4 एटम का मास होगा 4 इंटू 1. ये टोटल मास आएगा 32. इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन और 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंड है इसमें. तो परसेंटेज बाई मास का मतलब है मास से निकालना. देखो, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है कि परसेंटेज बाई मास निकालना ईच एलिमेंट का. तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन होगा बेटा 2 इंटू 14. ये नाइट्रोजन का मास है.
डिवाइडेड बाई टोटल मास 32 हो गया इंटू 100 और ये आएगा 87.5%। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा बेटा 4 into 1 divided by total mass into 100। मास ऑफ वन एलिमेंट डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो यहाँ पे टोटल मास मोलर मास है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सवाल में जो टोटल मास है वो मोलर मास है इंटू 100 एंड दिस इज 12.5%। झूठ नहीं बोलना, कसम से समझ में आया या नहीं आया? इसमें भी डाउट है यार। ज्योतिरादित्य क्या पूछ रहे हो इसमें? दोनों क्या पूछ रहे हो? मेरी समझ से बाहर है। इसमें क्या डाउट आ सकता है दोस्त? तो देखिए, अगर सिंपली परसेंटेज कंपोजिशन लिखे तो आप समझिए परसेंटेज बाई मास निकालना है। पहला पॉइंट तो ये कि परसेंटेज कंपोजिशन में समझिए कि परसेंटेज बाई मास निकालना है। फर्स्ट पॉइंट तो ये। परसेंटेज बाई मास का मतलब ये होता है कि हम जैसे फार्मूला लिखे मोलर मास निकाले, तो मोलर मास से आइडिया हो गया कि 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइंड है 4 ग्राम नाइट्रोजन, तो दोनों का मास तो पता हो गया, तो मास परसेंट निकल जाएगा ना। हाँ, 100 से माइनस भी कर, कैसा कैसा बात पूछते हो आप दोस्त साहब। कहता है हाइड्रोजन के लिए 100 से माइनस भी तो कर सकते हैं, करोगे तो सेम ही आंसर ना आएगा बे। ऐसी ऐसी बात पूछा जाता है, इसमें टाइम खराब किया जाता है। तुम ना आशुतोष दास मेरा एकदम 100 से घटाओ नहीं, इसमें देखो 12.5 आएगा। ये पूछने वाली बात है बेटा, इतना तो समझ ही सकते हो ना दोस्त। हाँ, मास परसेंट ही है। अब देखिए परसेंटेज बाई मोल का क्या मतलब है। ऊपर जो हेडिंग लिखा हूं परसेंटेज कंपोजिशन, उसमें परसेंटेज बाई मोल का कोई रोल नहीं है, बट मैं आपको परसेंटेज बाई मोल समझाने के लिए ये सवाल लिया कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम बाई मोल है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन था, यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन था और ऊपर लिख दिए हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है परसेंटेज बाई मास, बट इस पर्टिकुलर सवाल में परसेंटेज बाई मोल है। कह रहा है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाई मोल इन NH3। सॉल्यूशन देखिए, बाई मोल का मतलब होता है बेटा नंबर बाई मोल। नंबर है तो नंबर बाई। तो अपन ऐसे नहीं देखेंगे कि मेरे पास NH3 है, तो नाइट्रोजन का जब एक एटम है तो हाइड्रोजन का 3 एटम है, 3 एटम। अब टोटल कितना हो गया? टोटल 4 एटम्स हो गया। तो जब हम परसेंटेज बाई मोल निकालते हैं ना, तो नंबर से निकालते हैं, मास से कोई लेना देना नहीं। अब देखिए परसेंटेज बाई मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 75%। झूठ नहीं बोलना, कसम से। परसेंटेज बाई मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? 1/4 इंटू 100 और जानती हो ये आएगा 25%। सही है। परसेंटेज बाई मोल और परसेंटेज बाई मास समझ में आया? हाँ, वेरी गुड। लेकिन अब परसेंटेज बाई मोल की बात नहीं करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन में परसेंटेज बाई मास की बात करते हैं। हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन में परसेंटेज बाई मास की बात करते हैं। कुछ नहीं लिखेगा तब भी परसेंटेज बाई मास। हाँ, एक्सक्लूसिवली लिख देगा कि परसेंटेज बाई मोल निकालो तो परसेंटेज बाई मोल निकालो। अब देखिए इस सवाल को, देखिए ब्यूटीफुल सवाल है। हाँ, तो एटम की संख्या का परसेंटेज हुआ। अभिषेक कुमार एकदम सही बोल रहे हो। एटम की संख्या का परसेंटेज हुआ। और एटम की संख्या क्या होता है? मोल होता है। देखो ना, एक एटम है तो एक एटम है तो 1/Na मोल हो गया। 3 एटम है तो 3/Na मोल हो गया। परसेंटेज बाई मोल ऑफ हाइड्रोजन 3/Na अपॉन 3/Na प्लस 1/Na इंटू शतक 75%। अभिषेक कुमार एकदम सही बोले बेटा कि एटम का परसेंटेज हुआ ना, तो जो चूंकि एटम का नंबर का परसेंटेज है
और नंबर, मोल भी नंबर ही होता है, तो नंबर वाइज निकालिएगा तो वो मोल परसेंट ही होगा। समझ में आ गया होगा अभिषेक तुम्हारा? हो गया, वेरी गुड। इस सवाल पे आते हैं। कंपाउंड कंटेन्स 3.2% सल्फर, कैलकुलेट इट्स मिनिमम मोलर मास। देखिए, अभी तक क्या होता था कि कंपाउंड गिवन होता था और परसेंटेज निकालते थे। इसके पहले जो सवाल था उस सवाल में कंपाउंड का नाम गिवन होता था, परसेंटेज निकालते थे। इस सवाल में कंपाउंड में सिर्फ ये बताया हुआ है कि सल्फर है और सल्फर का परसेंटेज निकालना। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है ये समझिए। कि मान लो कंपाउंड कुछ है XYZ, बट अगर कंपाउंड कुछ है, मैंने मान लिया XYZ कोई कंपाउंड है XYZ जिसमें सल्फर एटम है, तो एक सल्फर एटम ले लिया, क्योंकि सल्फर का परसेंटेज दिया हुआ है तो सल्फर एटम तो होगा जरूर। अब मैं कह रहा हूं फॉर मिनिमम परसेंटेज बाई मास, देयर फॉर मिनिमम मोलर मास देयर मस्ट बी ओनली वन एटम ऑफ सल्फर। फॉर minimum molar mass there must be only one atom per molecule. Only one atom of sulfur per molecule. मैंने कहा कि मिनिमम मोलर मास निकालना है, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है मिनिमम मोलर मास, तो मिनिमम रखने के लिए सल्फर का एक ही एटम ले। क्यों, ये थोड़ी देर में देख लेंगे। अब देखिए कंपाउंड क्या था, XYZ सल्फर का एक एटम। इसका मोलर मास आप मान लो m, इसका मोलर मास क्या मान लो m। तो सल्फर का मास कितना आएगा, 32 आएगा। परसेंटेज ऑफ सल्फर होगा 32 डिवाइडेड बाई जो मोलर मास होगा वही टोटल मास होगा, एक मोल लीजिएगा, इंटू 100। और क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ सल्फर दिया हुआ है 3.2%, और 3.2% इज इक्वल टू 32 बाई मोलर मास इंटू 100, और मोलर मास इज इक्वल टू 1000। तुम कौन हो, मैं आंसर हूं। 1000 आंसर है। नहीं नहीं सौम्य, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। कह रहे हो कि आपको कैसे पता चला कंपाउंड में 4 एटम है। नहीं 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 नहीं, नहीं पता चला, अपने मन से मान लिया कुछ भी। आप एक ही एटम मान लो ना, आप 2 एटम मान लो, बाई से कंपाउंड, कोई फर्क पड़ेगा क्या? XYZ मैंने माना था, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। श्रेया सिंगल बोल रहे हैं यूनिट। जब भी मैं मोलर मास या मोलेकुलर मास लिखूं और यूनिट नहीं लिख रहा हूं, तो समझ लो वो रिलेटिव, ये रिलेटिव मोलेकुलर मास है। बट यहाँ मोलर मास है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ग्राम लिख दो। मोलर मास 1 मोल का मास होता है तो आप ग्राम लिख। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है अमन साहब, तो कुछ भी मत पूछते रहो, कुछ भी मत लिखते रहो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कम लिखा करो। मोहम्मद अजलिल, बाद में देखेंगे मोल परसेंट बाई वॉल्यूम परसेंट, जहां यूज करेंगे वहां देखेंगे। मैं समझ गया तुम्हारा डाउट। पहले तो मुझे इस सवाल पे बताओ कि 1000 समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मोलर मास कंपाउंड का है। वेरी गुड। अब देखिए, कोई कहेगा सर एक ही एटम क्यों लेंगे मिनिमम के लिए, 2 एटम लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो मैं कहूंगा 2 एटम लेके देख लो, आंसर 2000 आएगा। अगर 2 एटम लेने पे आंसर इससे बड़ा आ रहा है और मिनिमम मोलर मास निकालना है तो क्लियर हो गया ना कि एक ही एटम लेंगे, और हाफ एटम ले नहीं सकते, एटम को आधा काट के नहीं ले सकते। हम ये नहीं कर सकते इस कमरे से आधा आदमी निकल जाओ, क्या करोगे? मुझे ईंट से काट दोगे और आधा बाहर फेंक दोगे? नहीं ना, या तो एक आदमी निकलेगा।
या नहीं निकलेगा? आधा आदमी तो नहीं निकल सकता। सो मिनिमम मोलर मास के लिए एक एटम रखेंगे इस पर्टिकुलर सवाल में, ये तो क्लियर हो गया। एक और मेथड है बनाने का, अल्टरनेटिवली। रुक जाओ, एक और मेथड बनाने का है अल्टरनेटिवली। ये भी सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। हम सीधा कहेंगे कि 3.2% सल्फर है, 3.2%, तो 3.2% बराबर 32 होगा। देयरफॉर 100% मोलर मास होगा 32 बाई 3.2 इंटू 100 बराबर 1000 ग्राम। ये आंसर होगा। दूसरा आप ऐसे बता सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3.2% सल्फर है, तो ओके इट्स फाइन, जो 100% होगा वो मोलर मास होगा, क्योंकि सल्फर का एक एटम लेंगे तो एक मोल में 32 ग्राम होगा। एक मोल कंपाउंड लेंगे तो सल्फर का 32 ग्राम ही होगा। ये तो अदिति कुमार, ये तो दिया हुआ ही है 3.2% सल्फर है, तो 3.2% सल्फर है तो कंपाउंड का एक मोल ले लीजिए, कंपाउंड के एक मोल में 32 ग्राम होगा, तो 3.2% हो गया 32 ग्राम। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। साक्षी साहू यूनिट क्यों लिख रहे हो यार? हद करते यार, हद करते हो दोस्त। क्या दिक्कत हो रही है यूनिट में? साक्षी साहू क्या दिक्कत हो रही है यूनिट में? बार बार यूनिट क्यों लिख देते हो? क्यों नहीं मेरा पिछला लेक्चर रिवाइज करके आते हो यार तुम लोग? मोलिकुलर मास में यूनिट हम एएमयू लिखते थे और मोलर मास में यूनिट हम ग्राम लिखते थे। क्या दिक्कत है? मोलर मास निकालना है, ग्राम लिख रहे हैं, बार बार यूनिट लिख दे रहा है। एक सवाल आ रहा है कि सर एक से ज्यादा सल्फर एटम लेंगे तो सवाल पे आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा? तो क्वेश्चन में क्या है? मिनिमम मोलर मास निकालना है। तो एक से ज्यादा आइटम लेंगे, सपोज 2 आइटम लेंगे, तो यहाँ 32 की जगह 64 हो जाएगा, 2 आइटम लेंगे, और तब मोलर मास 2000 आएगा। चूंकि मिनिमम मोलर मास निकालना है तो आंसर 1000 ग्राम। पहले यही नहीं समझ में आएगा ना तो अगला बहुत ब्यूटीफुल सवाल है, यही नहीं समझ में आएगा तो अगला नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूं। हाँ मोलर मास दोनों जा कंपाउंड का आया है, कंपाउंड का। अबे यही सवाल न है रे, यही न है, यही सवाल न है यार। ये नीचे नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाले थे, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाले थे, तो नीचे ये क्या लिए थे? ये मोलर मास था। ये मोलर मास नाइट्रोजन का सिर्फ थोड़े था, N2H4 का था। यही सवाल है यार, यही सवाल है बेटा, यही सवाल है, यही सवाल है। हाँ हाँ, मिरर जैसा साफ हो गया, यही सवाल है। अब यहां तो ये समझ में आ ही गया आपको बेटा, बट ये जो है ना, ये मेथड अल्टरनेटिवली मेथड भी समझ में आना चाहिए कि 3.2% हो गया 32, तो 100% होगा 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम मोलर मास होगा। और मैं कह रहा हूं कि अगर 2 एटम लेने का मन हो, 3 एटम लेने का मन हो, तो ले लो, और देखो मोलर मास 1000 से ज्यादा आएगा। 2 एटम लोगे तो 2000 आएगा, 3 एटम लोगे तो 3000 आएगा। तो मिनिमम के लिए एक ही एटम ले सकते हैं, और कहिएगा सर एक से कम एटम नहीं ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते, क्योंकि हाफ एटम का कोई मीनिंग नहीं है। राजीव कुमार तुम तंग कर रहे हो मुझे यार, क्यों लिख रहे हो बार बार फार्मूला? लिख ही नहीं सकते फार्मूला, फार्मूला के लिए और कौन एलिमेंट है नहीं पता है ना। ऊपर में हम अपने मन से मान लिया था ना XYZ, अपने मन से। अल्टरनेटिवली का फॉर्मेट समझ में आना चाहिए अदिति कुमार, नहीं समझ में आ रहा है तो सीरियस प्रॉब्लम है परसेंटेज कंपोजिशन का। ये देखो ना क्यों नहीं समझ में आ रहा अल्टरनेटिवली का फॉर्मेट। आप बताओ, आप बताओ यहाँ पे इस सवाल में बताओ, ये 32 मोलर मास था, तो डिनोमिनेटर में जो होता है वो 100% होता है, इसका मतलब 32 100% था।
32 मोलर मास था, तो इसका मतलब था 32 100% था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेट क्या है। 100% था 32, इसीलिए यहाँ यूनिटरी मेथड से 100% निकाले तो मोलर मास आ गया। राजशेखर, पेशेंस रखो ना बेटा, पेशेंस रखो ना। शुरुआत एक बार अच्छे से हो जाती है कि सभी बच्चे को समझ में आ जाता है, तो फिर आगे फ्लो में चलता है क्लास। पेशेंस रखो ना, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जा रहे हो। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट यूनिटरी मेथड से रिलेटेड है। यूनिट जो भी फॉर्मूला मैंने अभी तक मोल में बताया है वो यूनिटरी मेथड ही है। सो हम सजेस्ट करते हैं फॉर्मूले कम यूज कीजिए और कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। आइए, बहुत हल्ला कर रहे थे, इस सवाल को बनाओ। एनफ टाइम में दे रहा हूं आपको बनाने। ए कंपाउंड कंटेन्स 8% सल्फर एंड 8% ऑक्सीजन। कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। बनाइए। एनफ टाइम में आपको दे रहा हूं, बनाओ। छटपटा रहे थे बहुत, नेक्स्ट नेक्स्ट छटपटाते हो। अच्छे सवाल दिया करो सर, छोटे तो बनते नहीं है। बनाओ इसको। अरविंद श्यामराव 400, यस मोहितकर 300। जीरो। बहुत लोगों का आ रहा है 400, बहुत लोगों का आ रहा है 400। 400 और 200 तो नहीं होगा ना। बहुत लोगों का आ रहा है 200। चलिए बनाते हैं। यहां देखिए, थोड़ा लिखना छोड़ के यहां देखिए, थोड़ा लिखना छोड़ के यहां देखिए, क्योंकि मुझे डाउट है जो सही बताए हैं वो भी गलत कर रहे हैं। तो थोड़ा लिखना छोड़कर यहां देखिए। 8% सल्फर है और 8% ऑक्सीजन है। सल्फर है, ऑक्सीजन है, बाकी भी कुछ होगा मुझे नहीं पता। XYZ बाकी भी कुछ होगा। ये भी 8% है और ये भी 8% है। दोनों अगर 8-8% है तो दोनों का मास सेम होगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे ये बताओ। दोनों अगर 8-8% है तो दोनों का मास सेम होगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? नहीं आ रहा है। कुंदन, कार्तिक, मुझे मन कर रहा है मैं आत्महत्या कर लूं दोस्त। दोनों का परसेंटेज सेम है तो दोनों का मास सेम होगा, ये नहीं समझ में आ रहा है दोस्त। अब हम क्या करें, नहीं समझा सकते हैं, नहीं आ रहा ये समझ में। मोलर मास अलग रहने से क्या हुआ, परसेंटेज सेम होगा। अगर मास परसेंट सेम होगा, जैसे मास परसेंट दो आदमी, हम ये थोड़े पूछ रहे हैं मोलर मास अलग अलग है, ये नहीं पूछ रहे ना। हम कह रहे हैं दो कंपाउंड का मास, दो एलिमेंट का या दो चीजों का मास परसेंट सेम है तो दोनों का मास सेम होगा कि नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि इस बोतल में भी 10 ग्राम पानी है और इस बोतल में भी 10 ग्राम पानी है, तो दोनों में मास परसेंट सेम आएगा या नहीं आएगा। हम ये नहीं पूछ रहे मोलर मास अलग अलग है या क्या है, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि मास परसेंट सेम है तो दोनों का मास सेम होगा या नहीं होगा। तो डेफिनेटली सेम होगा। अब देखिए, एक एटम का मास सल्फर का 32 होता है और एक एटम ऑक्सीजन का मास 16 होता है। एक एटम ऑक्सीजन का मास 16 होता है और एक एटम 32 होता है। तो आपको पहले से पता है कि 16 और 32 तो नहीं हो सकते। ये हो सकते हैं कि दोनों 32 हो या दोनों 16 हो, ये हो सकते हैं। या तो दोनों 32 हो या दोनों 16 हो। दोनों 32 करते हैं तो वो तब पॉसिबल है जब ऑक्सीजन का 2 एटम हो। ऑक्सीजन का 2 एटम। सत्यम, गुस्सा नहीं हो रहा हूं। आपकी ऐसी ऐसी बात पूछते हो ना कि अगर मैं 10 साल पढ़ा हूं तब भी आपको समझ में नहीं आएगी। गुस्सा में नहीं हो रहा हूं, मूड में ही हूं, गुस्सा नहीं हो रहा।
मैं बोलता हूँ मास परसेंट सेम है तो मास सेम होगा कि नहीं, तो आप बोलते समझ में आ रहा है कि नहीं, तो नहीं बोलते नहीं समझ में आ रहा। कहाँ पढ़ के आए यार, कैसे बात करके आए? तो गुस्सा होने वाली बात ही है कि मास परसेंट सेम होगा तो मास सेम नहीं होगा, तो गुस्सा तो होगा ना। खैर यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा ना बंद रखता हूँ। आप ना मैसेज मैंने नो वन कर दिया पहले। अननेसेसरली सिर्फ हम बोलते हैं ये समझ में आया या नहीं आया, इस बात पे जवाब दीजिए। आप एक्सप्लेनेशन देने लगते हो कि हम क्यों लिखे थे सर, तो ये किए थे सर। अरे गप मारने थोड़े आए यार। हाँ, मैंने नो वन कर दिया। ऑब्वियस है, मास परसेंट अगर सेम होगा तो मास सेम होगा। तो एक का मोलर मास है 32 और एक का मोलर मास है 16। तो या तो हम दोनों को 32 कर लें या दोनों को 16 कर लें। एक आइडिया आता है दिमाग। तो हमने पहले में दोनों को 32 कर लिया, 32 कर लिया। दोनों को 16 करने में क्या होगा? दोनों को अगर 16 करते हैं, ये 16 है, तो सल्फर का हाफ एटम लेना होगा। और हाफ एटम नहीं ले सकते, सल्फर को क्या ऐसे काट देंगे हाफ एटम लेने के लिए? सो हाफ एटम हैज नो मीनिंग, हाफ एटम हैज नो मीनिंग, हाफ एटम हैज नो मीनिंग। तो इसका मतलब है हम सल्फर का हाफ एटम नहीं ले सकते, ये रॉन्ग हो गया। सो ये सही है। अब देखिए, 8% is equal to 32. This implies 100% is equal to 32 by 8 into 100, 400 ग्राम। ये आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने 400 ग्राम लिखा था, बट मुझे डाउट था कि आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। अब मुझे बताना कि समझ में आया या नहीं आया। अरविंद श्यामरो, आपका आंसर सबसे पहले सही आया था। थैंक यू वेरी मच, आपने सही किया होगा, मैं मानता हूं। आइए, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेकुलर फार्मूला देखते हैं। मोलर मास जब निकाल लिए तो दोनों का मास कहाँ ऐड होता है यार? कौन सा रूल में लिखा हुआ है कि 100% एक बार निकाल लिए तो ऐड करना होता है? ये 100% तो निकाल लिया हमने। अब कौन सा रूल है कि दोनों का ऐड करना होता है? दूसरे से निकालोगे तब भी वही आएगा। दूसरे से निकालोगे 8% 32 है, तो 100% 400 आएगा। दोनों का ऐड कहाँ रूल लिखा हुआ है? 100% निकाल लिया, तो अब कौन सा परसेंट निकाल रहे हो जो दोनों का हम ऐड करेंगे? हाँ जी, क्लास 9 ही है। नहीं, 50 श्रेया सिंगल गलत है। 50% सल्फर और 50% ऑक्सीजन नहीं है, 8% ही है दोनों। बाकी XYZ है जो हमको नहीं पता है, बाकी XYZ है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेकुलर फार्मूला। हम ज्यादा टाइम भी नहीं दे सकते भाई, है ना। एक 6-7 क्लास के बच्चे को समझाने के लिए जितना टाइम देना पड़ता है उतना दे देते हैं। आप तो 11th में, इतने में तो 6-7 के बच्चे समझ जाते। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेकुलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, इसको डिफाइन करेंगे एक केमिकल फार्मूला in which relative number of atoms are present in simplest ratio. Empirical formula है एक chemical formula in which relative number of atoms are present in simplest ratio.
एम्पिरिकल फार्मूला केमिकल फार्मूला ये है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स सिंपलेस्ट रेशियो में होते हैं। एग्जांपल से और क्लियर होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, बनाइए। तो बना लिए होंगे आप। इसका आंसर होगा CH, इसका आंसर होगा NH2, इसका आंसर यही होगा C5H10O, इसका आंसर होगा CH2O, इसका आंसर होगा NH3। आई होप कि एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, पूछूंगा भी नहीं मैं। अब देखिए कंपाउंड है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दें या एम्पिरिकल फार्मूला दे दें तो आप परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लीजिएगा। जैसे हमने क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने लिया था कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ N2H4। N2H4 मॉलिक्यूलर फार्मूला था, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया तो परसेंटेज कंपोजिशन आपने तुरंत निकाल दिया कि नाइट्रोजन है 87.5% और हाइड्रोजन है 12.5%। अब मेरा रिवर्स है कि क्या परसेंटेज कंपोजिशन देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा, कि क्या परसेंटेज कंपोजिशन देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा? तो आंसर है नहीं। परसेंटेज कंपोजिशन दीजिएगा तो एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए और यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उस इंफॉर्मेशन के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा। अब देखिए एक सवाल को बनाते हैं। सवाल में कह रहा है बेटा कि कंपाउंड में सिर्फ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है, तो एलिमेंट लिख लीजिए। ऐसे सवाल बनाने का यही फॉर्मेट है, तो ध्यान से सीखिए। एलिमेंट लिख लीजिए, उसका परसेंटेज लिख लीजिए। साफ कह रहा है कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है सिर्फ, तो नाइट्रोजन है 87.5%, हाइड्रोजन हो गया 12.5%। अगर क्वेश्चन में हाइड्रोजन दिया हुआ है कि 12.5% है और सिर्फ नाइट्रोजन हाइड्रोजन है तो नाइट्रोजन हो जाएगा 100 माइनस 12.5 दैट इज 87.5। यहां तक तो क्वेश्चन है। अब पहला स्टेप है कि परसेंटेज बाय एटॉमिक मास निकालिए। परसेंटेज बाय एटॉमिक मास निकालिए। अब तो मुझे डर लगता है, पूछूं ABCD आता है ना तो लिख दोगे नोट पर, इतना डर लगता है मुझे। यहां ध्यान से देखो, एलिमेंट है, परसेंटेज है, इतना डाटा दिया हुआ है। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए। देखिए बच्चा कंफ्यूज होता है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज 14 से डिवाइड करेंगे 28 से। मैं बोल रहा हूं फिर से, एटॉमिक मास से 14 से डिवाइड कीजिए। 87.5 डिवाइडेड बाई 14 जो भी आया लिख दीजिए, और 12.5 डिवाइडेड बाई 1 ये आएगा 12.5, और इसे डिवाइड करेंगे 6.25 आएगा। अब क्या कीजिए, नेक्स्ट स्टेप में आपको निकालना है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। और ये कैसे निकलता है? तो परसेंटेज बाय एटॉमिक मास करके जो वैल्यूज आए हैं उसमें जो सबसे छोटा वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू कौन है? तो इन दोनों में सबसे छोटा वैल्यू ये है। तो जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको उससे सबको डिवाइड कर दीजिए। तो 6.25 डिवाइडेड बाई 6.25, सबसे छोटा वैल्यू 6.25 था, उसी से सबको डिवाइड कर दिया। 12.5 डिवाइडेड बाई 6.25, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2। तो नाइट्रोजन 1 आ गया और हाइड्रोजन 1 आ गया, 2 आ गया। तो एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, नाइट्रोजन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम, NH2। ये आंसर है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो एम्पिरिकल फार्मूला के मल्टीपल में होगा। लेट मान लीजिए मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर एम्पिरिकल फार्मूला का x टाइम, x गुना।
बराबर NH2 होल x। देखिएगा x कैसे निकलेगा सर, वेयर x बराबर होगा मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये x होगा। मोलिकुलर फॉर्मूला मास है 32 और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है 16। यहां से निकाला एम्पिरिकल फॉर्मूला 14 और 2, यहां से निकाला 14 और 2 16, 2 आ गया, 2 आ गया तो मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। यहां से देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया NH2 का होल x, तो NH2 होल 2 बराबर N2H4। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये भी आंसर है। एक बार देखिए और बताइए कि समझ में आया या नहीं आया। नहीं भी आया तो एक बार ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा, दोबारा नहीं बताने लायक। एक्स का वैल्यू कैसे निकाले, तो एक्स का फॉर्मूला देखिए ना, क्या लिखे, एक्स लिखे हैं मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। क्वेश्चन में मोलिकुलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है 32, तो ऊपर 32 लिख दिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला NH2 था, मोलर मास निकाला 14 प्लस 2 16, तो नीचे 16 लिख दिए। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया। अभिषेक कुमार टेबल कैसे बनाया, वही तो सिखाया आपको, टेबल कैसे बनाया, फिर क्यों पूछ रहे टेबल कैसे बनाया। एलिमेंट दिया हुआ था, परसेंटेज दिया हुआ था, टेबल में मैंने कहा अभिषेक कि पहले परसेंटेज बाई एटॉमिक मास निकालो, उसके बाद परसेंटेज बाई एटॉमिक मास जब निकलेगा तो उसमें जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे डिवाइड कर देना, तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आ जाए। एक बच्चा कह रहा है नीचे वाला स्टेप्स 1 क्लास 10 में हर जगह था भाई, मैं कहां कह रहा हूं क्लास 10 या 9 में नहीं। मैं कुछ भी वापस से नहीं बताऊंगा, आप तो ध्यान से देखो और समझो, मुझे बोलने का मन नहीं है, ध्यान से पहले देखो और समझो। एक बार ध्यान से देखते नहीं हो इसलिए समझ में आता नहीं। अदिति कुमार ये नहीं पूछो बेटा कि डिवाइड क्यों किया, ये तरीका बताया मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अदिति कुमार मैंने ये तरीका बताया प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। डिवाइड इसलिए किया कि उससे रिलेटिव नंबर, देखो ना क्या निकाल रहे, क्या निकाल रहे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे, इसलिए डिवाइड किया। बट वो नहीं समझ में आ रहा है तो ये सोचो कि जो सबसे छोटा आएगा उससे सबको डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। 32 दिया हुआ है बे, 32 यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया करो, नहीं समझ में आता है। 32 दिया हुआ है क्वेश्चन। नहीं अदिति कुमार, यही लॉन्ग मेथड है, तुम खाली टाइप करते रहो, देखो मत, यही लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट मेथड नहीं है। और अगर लॉन्ग मेथड से बनाए तो जो सवाल आएगा वो कभी बन ही नहीं पाएगा, यही लॉन्ग मेथड है। तुम अपना फंडा मत दिया करो अदिति कुमार कि हम कैसे पढ़ाएं। अभी तो खड़ा हुए हो यार तुम, लॉन्ग मेथड से, यही लॉन्ग मेथड है। शॉर्ट मेथड अगर मैं देता ना तो ऐसे बच्चे सीधा आंसर बताते, यही लॉन्ग मेथड है। शॉर्ट मेथड का में सीधा आंसर ही आता है। रिमेम्बर नहीं हो पा रहा, ये मैं मानता हूँ अदिति कुमार की, रिमेम्बर नहीं हो पा रहा है। क्या आज तक कभी किए नहीं ना, रटने का आज तक कोशिश ही नहीं की, तो रिमेम्बर क्या होगा, नहीं। फिर से सुनो, पहला स्टेप क्या है, तुम हमेशा मैसेज टाइप करने पे रहते हो, कहां से आएगा। पहला स्टेप है परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, एक दो ही स्टेप तो है यार। पहला स्टेप है परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, जो आएगा सबसे जो छोटा होगा उससे फिर सबको डिवाइड करेंगे। सेकंड स्टेप एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाए,
एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा तो उसका x मल्टीपल मानेंगे कि मोलिकुलर फार्मूला है, x मल्टीपल, और x का वैल्यू कैसे निकलेगा, मोलिकुलर फार्मूला मास बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। इस सवाल को बनाइए, इस सवाल को बनाइए। कुछ बहुत ही बेवकूफ बच्चे हैं जो मैसेज टाइप करते रहते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे, शांति नहीं रहते, ऐसे पढ़ाओ ऐसे पढ़ाओ, कल पैदा लिया है आज बोल रहा है ऐसे पढ़ाओ, लॉन्ग मेथड से बताओ, लॉन्ग मेथड से बनाए अगर हम बनाने लगे तब तो हो गया। जानते हो क्या कह रहा है, मैं देखो जैसे परसेंटेज दिया हुआ था नाइट्रोजन 87.5%, तो ऐसे कह रहा है, ऐसे निकालो सर 100 ग्राम में 87.5, तो मोलर मास m मान लो 32 ग्राम में कितना होगा, 32 ग्राम में 87.5 पूरा लिखने कह रहा है, ऐसे करके थोड़े बनाया जाता है, जो बता रहा हूँ वो सीखो ना। खुद भी गधा है और मुझे भी गधा टीचर बनाना चाहता है। कोई यूट्यूब से नहीं पढ़कर बता रहा है सुमन जी, कोई यूट्यूब से नहीं पढ़कर बता रहा है, कोई भी यूट्यूब में ऐसे नहीं पढ़ाता है, हम भी यूट्यूब देखते हैं पता है, यूट्यूब से पढ़ करके बता रहा है, कोई यूट्यूब पढ़ करके नहीं बता रहा। निशांत प्रसाद, आपका क्वेश्चन बहुत सही है कि परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड किया तो हमें जो मिला वो क्या है, हमें जो मिला वो क्या है, वो बेटा ये मिला कि परसेंटेज को एटॉमिक मास से जब हमने डिवाइड किया तो होल कंपाउंड में नाइट्रोजन एटम का पार्ट निकल के आया है, होल कंपाउंड में नाइट्रोजन एटम का पार्ट निकल करके आया है। हम जस्ट एटम का एटॉमिक मास से डिवाइड किए तो नंबर वाइज निकल के आया है, पहले परसेंटेज वाइज मास था, अब परसेंटेज नंबर वाइज निकल के आया है। आप कह सकते हैं मोल परसेंट यहां से निकले। गलत है सत्यम यादव। हाँ डेसिमल आएगा तो बताऊंगा क्या है, आप दिमाग लगाओ, सबका गलत आ रहा है। सुजीत गुंड तुम्हारा सही है बेटा, नहीं नहीं तुम्हारा गलत है बेटा, तुम्हारा भी गलत है। संभव अजय कुम तुम्हारा सही है, संजय अजय संभव अजय कुम तुम्हारा सही है, सबका बाकी गलत आ रहा है। सबके गलत आ रहे हैं। देखिए वही काम करना है, वही काम करना है, यहां सीखो फिर से, नो वन कर रहा हूं, यहां सीखो फिर से। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन है एलिमेंट, ऐसी ऐसी बातें पूछते हो कि मेरा मूड खराब हो जाए। और एक्सक्यूजेज भी हैं, आप मेहनत नहीं करते हैं और उसका एक्सक्यूज है वो यूट्यूब से देख के आता है, उसको 24 घंटा में 48 घंटा मिलता है, तुमको 24 घंटा में 12 घंटा मिलता है, ऐसे ऐसे एक्सक्यूज देता है। परसेंटेज, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज जो है वो क्या है, मास है ना, मास परसेंट है ना, मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम आएगा, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम आएगा। सो देखिए कार्बन है और हाइड्रोकार्बन है तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, कार्बन है 94.4%, हाइड्रोजन है 5.6%, 94.4 अपॉन 12, 5.6 डिवाइडेड बाई 1, ये आएगा 5.6, ये कितना आएगा
बताना 94.4 डिवाइडेड बाई 12 करोगे कितना है? 7.86 आता होगा, 7.86। हाँ, 7.86 आया। अब मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप, एक स्टेप क्यों नहीं याद हो रहा है कि एटॉमिक मास से डिवाइड करके, एटॉमिक मास से डिवाइड करके क्या निकलता है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकलते हैं। सेकेंड स्टेप है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। तो जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा 1.4, ये आएगा 1। अब समस्या ये है कि फ्रैक्शनल आ गया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा C1.4H, ये आएगा। बट आपको पता है कि 1.4, 1.5, 3.2 ऐसे एटम को नहीं लिखते हैं। आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि दोनों जगह इंटीजर हो जाए। हाइड्रोजन 1 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, C7H5। एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया C7H5। किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों जगह इंटीजर हो जाए, तो 14 25 70, 7 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए मोलेकुलर फॉर्मूला मास। अब देखिए मोलेकुलर फॉर्मूला मान लिया कि ये है C7H5 होल n होल x। तो x आएगा मोलेकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। मोलेकुलर फॉर्मूला मास हो जाएगा 178, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा 89। निकालिए इसका मास, 12 इंटू 7 प्लस 5, 89, और ये होगा 2। यहां से देखिए मोलेकुलर फॉर्मूला आ जाएगा C7H5 होल ट्वाइस C14H10। पहले तो आप ये बताओ कि समझ में आया या नहीं आया। पहले ये बताओ, ये आंसर है, ये आंसर है। अप्रॉक्स लगाओगे तो गलत हो जाएगा अरविंद सैमर। परसेंटेज है ना, थोड़ा थोड़ा का अंतर हो जाएगा, तो अप्रॉक्स बिल्कुल नहीं के बराबर लगाना। सेम तरीका है, मैंने कोई कुछ भी अलग तरीका नहीं अपनाया। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ सवाल 4-5 बनाइएगा, तभी याद होता है। अदिति कुमार जैसे बोल रहे थे आप, सर याद नहीं हो पाता। जब तक आप 10-20 सवाल नहीं कीजिएगा तब तक आपको क्या याद होगा, नहीं याद होगा। सो हाँ, आदित्य कुमार ये भी बताता हूँ। पहले एटॉमिक मास से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालते हैं, और जो सबसे छोटा आता है उससे डिवाइड करते हैं, तो जो सबसे छोटा होगा उसकी संख्या 1 हो जाएगी। जैसे जो सबसे छोटा आया 5.6, तो 5.6 से डिवाइड किए तो उसकी संख्या 1 हो जाएगी। तो हम किसी एक को 1 कर लेते हैं और बाकी को निकालते हैं कि जो 1 है उसके रिस्पेक्ट में दूसरा आइटम कितना गुना है, 2 गुना है या 3 गुना है या 1.5 गुना है, ये निकालते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि जो सबसे छोटा आता है उससे क्यों डिवाइड करते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो ऑडियो, नो ऑडियो। क्या नहीं आ रहा आवाज? इज एवरीथिंग फाइन? बस ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड।
पहले आप कॉन्सेप्ट को सीखिए कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने कहा एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए, पहला स्टेप। दूसरा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, जो सबसे छोटा उससे डिवाइड कीजिए, तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स है। जब आप खुद ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर एटॉमिक मास से क्यों डिवाइड किए। परसेंटेज बाई मास था, मतलब मास था, मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकल के आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम की निकल के आया, सबसे छोटा से डिवाइड करने का मतलब है कि जो सबसे कम एटम था उसे एक मान लिया, तो बाकी का एटम एक के रिस्पेक्ट में कितना है, उससे हमें बाकी का एटम निकल के आया। तो ये सब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो ये सब आप अपने आप सोच पाएंगे। आइए, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि 2 सवाल करा दिया तो एक सवाल मैं आपको दे दिया घर पे प्रैक्टिस के लिए, ये घर पे बनाना, नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है। आइए, स्टोइकियोमेट्री। आप इतने पेशेंस नहीं रखते हैं, एक थोड़ा सा नेट आपका खराब होता है, तुरंत लिख देते हैं नो ऑडियो, जबकि आपको पता है हमारे तरफ से ऑडियो का प्रॉब्लम नहीं आता। नेट मेरा खराब होगा तो सब तो है, पेशेंस नहीं रखते। स्टोइकियोमेट्री कहिएगा सर, स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है? तो बाय स्टोइकियोमेट्री we can determine amount of a substance या amount of a reactant reacted and amount of a product produced in a chemical reaction. बाय स्टोइकियोमेट्री मैंने लिखा, स्टोइकियोमेट्री एक मेथड है। जो क्या है स्टोइकियोमेट्री? एक मेथड, एक रूल है, एक रूल है जिससे करते क्या है कि किसी केमिकल रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट कितना रिएक्ट किया और कोई प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ, ये निकालते। मोल कॉन्सेप्ट के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के पास है, मोल कॉन्सेप्ट के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के पास है कि बाय स्टोइकियोमेट्री वी कैन डिटरमिन अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेंट रिएक्टेड एंड अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी रिएक्टेंट कितना रिएक्ट किया या कोई भी प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ, ये निकालते हैं स्टोइकियोमेट्री से। फॉर दिस a balanced chemical reaction is required. इसके लिए हमें एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। कंसिडर ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन कंसिडर कीजिए, ए बी बी सी सी डी डी। मान लेते हैं कि यह एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ध्यान से सुनते जाना। ए और बी क्या है? ए और बी है रिएक्टेंट। सी और डी क्या है? प्रोडक्ट्स। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी क्या है? तो इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। स्मॉल ए क्या है? तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ ए। स्मॉल बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ बी। स्मॉल सी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ सी।
स्मॉल डी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ डी। फिर से सुनो, ये स्टोइकियोमेट्री से हम क्या करते हैं? स्टोइकियोमेट्री से ये निकालते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में कितना रिएक्शन हुआ, कितना रिएक्टेंट रिएक्ट किया, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, ये निकालते। आप कहेंगे सर स्टोइकियोमेट्री है क्या? तो यह एक लॉ है, लॉ अभी नहीं लिखा हूं। यह एक लॉ है जो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन को यूज करता है और उससे यह बताता है कि रिएक्टेंट कितना रिएक्ट किया और प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ। हमने एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिया है। आई होप कि आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, ये पहचानने आता होगा। अब देखिए लॉ क्या है, लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री। लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री कहता है कि A moles of A will react with B moles of B to produce C moles of C and D moles of D। ये जो लॉ लिखा हुआ है एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए लिखा हुआ है, और वो केमिकल रिएक्शन ये वाली। इस रिएक्शन के लिए लॉ ये है कि A moles of A will react with B moles of B to produce C moles of C and D moles of C। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि moles of A reacted by A बराबर होगा moles of B reacted by B बराबर होगा moles of C produced by C। बराबर होगा moles of D produced moles of D produced by D। ये लॉ है आपका। लॉ को आप इस फॉर्म में याद रखिए, इस फॉर्म में याद रखिए लॉ। ये मैं आपको ऐसे ही बताया हूं, दोनों सेम चीजें हैं। लॉ को आप ऊपर वाले फॉर्म में याद रखिए कि A moles of A will react with B moles of B to produce C moles of C and D moles of D। ये लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री है। एक बार जोर दीजिए इस पे और बताइए कि लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री जो बताया उसकी समझ डेवलप हुई कि नहीं। नीचे गलत लिख दिया हूं, यहाँ पे स्मॉल डी आएगा। सो लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री की बात हो। अब इसको एक प्रैक्टिकल रिएक्शन लिख के बताते हैं लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री। एक प्रैक्टिकल रिएक्शन लेते हैं। N2 गैस है प्लस 3H2 गैस है से 2NH3 गैस है। हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम बोल सकते हैं 1 mole of nitrogen will react with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia
बोलिए मेरे साथ, आप भी बोलिए। 1 moles of nitrogen will react with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia. आप भी बोलिए तो आपका क्लियर होगा लॉ। 1 moles of nitrogen will react with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia. अब देखिए, अब देखिए, मोल एक नंबर है, तो हम बोल सकते हैं, नंबर में कोई भी चीज बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं 1 दर्जन नाइट्रोजन 3 दर्जन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के 2 दर्जन अमोनिया बनाएगा। हम बोल सकते हैं 1 सेंचुरी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 3 सेंचुरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 2 सेंचुरी अमोनिया मॉलिक्यूल बनाएगा। हम बोल सकते हैं 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ मिलकर के 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बनाएगा। कोई भी नंबर बोल सकते हैं। जब मोल नंबर है तो उसकी जगह पे, मोल की जगह पे कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब देखिए, इसे मास में खेलते हैं। 1 मोल नाइट्रोजन का मास होगा 28 ग्राम और 3 मोल हाइड्रोजन का मास होगा 6 ग्राम। हम बोल सकते हैं 28 ग्राम नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ 6 ग्राम हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 34 ग्राम अमोनिया। ये भी बोल सकते हैं, ये भी लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री। हम बोल सकते हैं कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 28 gram of nitrogen will react with 6 gram of hydrogen to produce 34 gram of ammonia. ये बोल सकते हैं। अब नॉट ओनली ग्राम, हम ये भी बोल सकते हैं 28 केजी नाइट्रोजन 6 केजी हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 34 केजी अमोनिया बनाएगा। हम ये भी बोल सकते हैं बेटा कि 28 मिलीग्राम नाइट्रोजन 6 मिलीग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 34 मिलीग्राम अमोनिया बनाएगा। कोई भी यूनिट ले सकते हैं और ये सब लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री का पार्ट है। पहला जो लिखा हुआ है वो मोल में लिखा हुआ है, दूसरा जो लिखा हुआ है वो मास में लिखा हुआ है। बट हम जानते हैं फॉर गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो जहां जहां मोल लिख रहे हैं वहां वहां वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन will react with 3 liter of hydrogen to produce 2 liter of ammonia. पहला पॉइंट, ये तभी बोल सकते हैं जब गैस हो, ये तभी बोल सकते हैं जब गैस हो। और तीनों ही गैस का वॉल्यूम जो लिए हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया का जो वॉल्यूम लिए हैं वो एट सेम पीएनटी लिए हैं, एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। गैस का वॉल्यूम एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर पर ही होता है। अगर प्रेशर टेम्परेचर नहीं लिखेंगे तो गैस का वॉल्यूम बोलने का कोई मतलब नहीं। तो जिस प्रेशर टेम्परेचर पे नाइट्रोजन का वॉल्यूम ले रहे हैं उसी प्रेशर टेम्परेचर पे हाइड्रोजन का वॉल्यूम लेना है, उसी प्रेशर टेम्परेचर पे अमोनिया का वॉल्यूम लेना है। और जरूरी नहीं है 1 लीटर लें, आप ये भी बोल सकते हैं 1 मीटर क्यू नाइट्रोजन 3 मीटर क्यू हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मीटर क्यू अमोनिया बनाएगा। आप ये भी बोल सकते हैं मीटर क्यू हो गया 1 ml नाइट्रोजन 3 ml हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 ml अमोनिया बनाएगा। कोई भी यूनिट आप ले सकते हैं वॉल्यूम की। और देखिए फॉर गैस प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। गैस के लिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। तो हम बोल सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ 1 ही, जो मोल का कोएफिशिएंट है उसी से रिप्लेस करेंगे, मोल से ही रिप्लेस करेंगे। 3 एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 एटमॉस्फेयर ऑफ अमोनिया। किसी गैस के प्रेशर का मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे ही होता है। अगर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो प्रेशर का कोई मतलब नहीं है। तो एट सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री है। एक प्रैक्टिकल रिएक्शन लेके मैंने लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री लिखा। इस लॉ की समझ डेवलप हुई कि नहीं, मैंने लॉ बताया है, तो आपको इस लॉ की समझ डेवलप हुई या नहीं हुई, क्या बताया मैंने जो कि ऐसे रिएक्ट करता है। वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड। प्रेशर वाला आगे, यस इट इज ए रेशियो, यस प्रज्वल इट इज ए रेशियो। एक बच्चा कह रहा है प्रेशर वाला आगे, देखो सिर्फ मोल वाला समझो ना, पहले सिर्फ मोल वाला समझो। अगर मोल वाला समझ में आ गया तो मोल वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है और मोल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। तो चूंकि सारा रेशियो है तो मोल की जगह वॉल्यूम लिख सकते हैं और मोल की जगह प्रेशर लिख सकते हैं। तो हमने मोल की जगह वॉल्यूम कर दिया और मोल की जगह प्रेशर कर दिया। इतना याद रखिए ना, सब रेशियो है ना और मोल प्रोपोर्शनल होता है। देखो ना, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, PV बराबर NRT होता है। तो हम मोल की जगह क्या कर सकते हैं, प्रेशर कर सकते हैं। सो आई होप कि एक समझ डेवलप हुई होगी आपकी। तो ऐसा करते हैं, इस सवाल को करते हैं, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अमोनिया दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 7 ग्राम नाइट्रोजन इफ हाइड्रोजन इज इन एक्सेस। आप देखते होंगे मैं एवरीथिंग लिख करता हूं, आजकल मैं एवरीवन पब्लिकली करता हूं। इसका दो फायदा होता है, ये पता चलता है सबको कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। कुछ बच्चा ध्यान नहीं देता हम जो बोलते हैं उससे, और जब हम समझा देते हैं तो उसके बाद एक एब्जर्ड सा क्वेश्चन लिख देता है। इसको बनाइए प्लीज, इसको बनाइए, इसको बनाइए और आंसर कीजिए। चौदह ग्राम तो गलत आ रहा है। देखिए, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है। क्योंकि मास दिया हुआ है, आप मास में भी बना सकते हैं, मोल में भी बना सकते हैं। क्लियर है कि मास से भी बना सकते हैं, मोल से भी बना। चूंकि मास दिया हुआ है तो मास से बना सकते हैं। देखिएगा लिख रहे हैं हम, देखिएगा लिख रहे हैं, मास बिफोर रिएक्शन। नाइट्रोजन का मास है 7 ग्राम और हाइड्रोजन लिख रहा है एक्सेस में। कहिएगा कि सर एक्सेस का मतलब क्या होता है, कहिएगा एक्सेस का मतलब क्या होता है। नो वन कर दे रहा हूं, कुछ ना कुछ लिखते जा रहे तुम लोग। कहिएगा सर एक्सेस का मतलब क्या होता है। तो एक्सेस का मतलब होता है जितना मुझे चाहिए उससे ज्यादा है, तो हाइड्रोजन एक्सेस है। मास बिफोर रिएक्शन दिया हुआ है, अब क्या कीजिए, लॉ लगाइए। लॉ कहता है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 34 ग्राम अमोनिया बनाएगा। ये लॉ कहता है। तो ऐसा करते हैं, मास आफ्टर रिएक्शन लगाते हैं। ये पूरा नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाएगा तो नाइट्रोजन 0 बचेगा। हाइड्रोजन चूंकि एक्सेस में था, एक्सेस मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा है, तो हाइड्रोजन कुछ ना कुछ बचेगा। कितना बचेगा, क्योंकि कितना था ये नहीं पता है तो हम लिख नहीं सकते कितना बचेगा। अब देखिएगा, यहां देखिएगा प्लीज, प्लीज यहां देखिएगा। लॉ कहता है 28 ग्राम नाइट्रोजन 34 ग्राम अमोनिया बनाएगा। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन बनाएगा 34 डिवाइडेड बाई 28, 7 ग्राम बनाएगा 34 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 7 बराबर 8.5 ग्राम। अब आदित्य कुमार तुम ही इसको कहोगे कि डिटेल से बताइए, मैं लिख देता हूं, घर पे सोचते रहना। ऐसे लिखना चाहिए, सिंस 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 34 ग्राम अमोनिया, therefore 1 gram nitrogen will produce 34 by 28 gram ammonia, therefore 7 gram nitrogen will produce 34 by 28 into 7 gram,
बराबर 8.5 ग्राम अमोनिया। ऐसे बताने का मुझे पेशेंस नहीं है बेटा, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, 11th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, 7th को नहीं। ऐसे बताने का पेशेंस नहीं, स्पष्ट बोल रहा हूँ, ऐसे बताने का पेशेंस नहीं है। सो एक बार बता दिया, आगे के आपको दिक्कत होगा, आप ऐसे करना। मैं ऐसे ही बताऊंगा कि 7 ग्राम से ये 0 हो गया, मीन 7 ग्राम खर्च हुआ, तो हमें ऊपर से दिख रहा है 28 ग्राम से 34 ग्राम बनता है, तो 1 से 34/28 बनेगा, 7 से 34/28 इंटू 7 बनेगा। मैं ऐसे ही बनाऊंगा। सो 8.5 ग्राम आंसर होगा। मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया। और अदिति कुमार, तुम्हारा कमेंट एक्सपेक्टेड है, तुम भी कुछ कमेंट कर लो। आ गया, चलो ये आ गया, अदिति कुमार ने लिखा, आदित्य कुमार ने लिखा, अदिति कुमार तो यस सर, यस सर क्या लिखे समझ में आ गया ना। सो ऐसे मैं नहीं बताऊंगा अदिति, ये तरीका नहीं है बनाने का, तब तो कॉम्प्लेक्स सवाल बनेगा ही नहीं। कॉम्प्लेक्स सवाल 10 पेज में फिर बनेगा, आपको वो आधा पेज में बनाना होता है भाई। हाँ दीदी कुमार, वो हमेशा मैं बोल ही देता हूँ, बोलने का काम हमेशा करता हूँ। यहाँ भी जब पहली बार बताया था तो बोला था 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बन रहा है, तो 1 से 34/28 बनेगा, और 7 से 34/28 इंटू 7 बनेगा। अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, 2NH3 कैसे बैलेंस किया भाई, रिएक्शन को बैलेंस किया। जैसे एक कह रहा है 2NH3 कैसे, N2 प्लस H2 अमोनिया बना रहा है, तो इसको संतुलित कीजिए, इसको बैलेंस कीजिए, बैलेंस करना होता है। तो नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 किया, हाइड्रोजन 6 हो गया तो यहाँ 3 किया, बैलेंस करके किया। एक बच्चा पूछ रहा है 2NH3 कैसे, जानते हैं ऐसे ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं, 9th 10th में आपने केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी है, बिल्कुल नहीं पढ़ी है, ये गलत बात है बेटा, ये गलत बात है। एक और क्वेश्चन नहीं, 25 क्वेश्चन करूंगा पर्णव पसुन इस कंसेप्ट पे, 25 क्वेश्चन करूंगा। एक क्वेश्चन से बात बनेगी नहीं, बनेगी नहीं, 25 क्वेश्चन करूंगा मैं। बस एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दूं, पहले इस सवाल को बने, सेम सवाल है, कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर निकालो। इस सवाल को करो। इस सवाल को कीजिए। तो आप देखो पहले रिएक्शन लिखो, N2 3H2 2NH3। आप देखो मास बिफोर रिएक्शन, ये 7 ग्राम है और ये 1 ग्राम है। क्या डिफरेंस है पहले से, तो पहले हाइड्रोजन एक्सेस था, इस बार हाइड्रोजन का अमाउंट दिया हुआ है, पता नहीं है एक्सेस है या लिमिटिंग है, मतलब ज्यादा जितना हमें चाहिए उतना हैवी या नहीं है, नहीं पता है। तो हम जानते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 34 ग्राम अमोनिया बनाए, हम जानते हैं ये बात। तो मास आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, क्या ये 7 ग्राम पूरा रिएक्ट करेगा, मान लेते हैं एक मोमेंट के लिए कि रिएक्ट करेगा, मान लेते हैं, या क्या ये हाइड्रोजन 1 ग्राम पूरा रिएक्ट करेगा,
तो निकालते हैं। देखिए 6 ग्राम रिएक्ट करता है तो 34 बनता है, 1 रिएक्ट करेगा तो 34/6 बनेगा, 17/3 ग्राम। थोड़ा पॉइंट में निकाल लेते हैं, 5 ये 15, 16 17 2 6 7 ग्राम। कौन सा आंसर होगा, 8.5 या 5.67? कौन सा आंसर होगा, 8.5 या 5.67? तो जो छोटा आया है वो आंसर होगा। प्लीज ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, प्लीज ध्यान से सुनिए कि हमने क्या किया, 7 ग्राम दिया हुआ था हाइड्रोजन, 1 ग्राम 7 ग्राम 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ था और 1 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ था। हमने दोनों से अलग अलग बनाया, 7 ग्राम नाइट्रोजन से अलग बनाया, 1 ग्राम हाइड्रोजन से अलग बनाया। एक से आया आंसर 8.5, एक से आया 5.67। एक बात बोलूं, जो छोटा होगा वो आंसर होगा, जो छोटा होगा वो आंसर होगा। ये आंसर है, ये नहीं है आंसर, ये रॉन्ग है। कहोगे क्यों सर, क्यों सर? क्योंकि 7 ग्राम नाइट्रोजन खत्म होने के लिए जितना हाइड्रोजन चाहिए था वो है ही नहीं। निकालते हैं कितना हाइड्रोजन चाहिए, देखिए 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो 7 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन चाहिए 6/28 इंटू 7 ग्राम इज इक्वल टू 1.5 ग्राम। ये 7 ग्राम नाइट्रोजन तभी खत्म होता बेटा, पूरी बात ध्यान से सुनो, 7 ग्राम नाइट्रोजन तभी खत्म होता जब 1.5 ग्राम हाइड्रोजन होता। हाइड्रोजन जितना चाहिए उससे कम है, हाइड्रोजन जितना चाहिए उससे कम है, जिसके कारण नाइट्रोजन पूरा खर्च ही नहीं होगा। नाइट्रोजन चूंकि पूरा का पूरा 7 ग्राम खर्च नहीं होगा, इसलिए नाइट्रोजन से निकाला हुआ आंसर गलत है। मुझे सिर्फ ये बताना, मुझे सिर्फ ये बताना कि मैं बोल रहा हूं नाइट्रोजन पूरा का पूरा खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को पूरा खत्म होने के लिए, आप लिखते जा रहे हो यार, मैं अभी तक पूछा हूं, आप लिखते जा रहे हो, हद है यार, हद है। कुछ पूछा ही नहीं, मैं अभी लिख क्यों रहा हूं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अब मैं पूछ रहा हूं, आधा बात ही बोल रहा हूं, कुछ का कुछ लिख रहे हो। मैं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा नाइट्रोजन खत्म नहीं होगा, क्योंकि 7 ग्राम नाइट्रोजन को खत्म होने के लिए 1.5 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, जबकि दिया हुआ हाइड्रोजन सिर्फ 1 ग्राम है। इससे क्लियर होता है कि हाइड्रोजन का अमाउंट कम है। 7 ग्राम नाइट्रोजन तभी खर्च होगा जब 1.5 ग्राम हाइड्रोजन भी खर्च होगा। जैसे देखो ना, 8.5 ग्राम कैसे बन गया, 7 ग्राम नाइट्रोजन से 8.5 ग्राम कैसे बन सकता है, 1.5 ग्राम कहां से आया, तो वो 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम हाइड्रोजन से आया। बट हाइड्रोजन तो 1 ही ग्राम है, इसका मतलब 7 ग्राम नाइट्रोजन खर्च नहीं होगा। सो नाइट्रोजन बचा रहेगा, ये बात समझ में आया या नहीं आया? और चूंकि नाइट्रोजन बचा हुआ रहेगा, तो इससे बनाने वाला जो आंसर आएगा वो गलत होगा। सिर्फ ये पूछ रहा हूं, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। एक बच्चा लिख रहा है सर, थोड़ा ऊपर वाला कैसे किया वो बताओ। कुछ भी लिखता है। सो मेरी बात ध्यान से सुनिए, शायद आपको ये समझ में आ गया जो मुझे फीडबैक है, बाकी एक बच्चा कुछ भी लिख देता है। शायद आपको ये समझ में आया कि 7 ग्राम नाइट्रोजन खर्च ही नहीं होगा, क्योंकि 7 ग्राम नाइट्रोजन खर्च होने के लिए 7 ग्राम नाइट्रोजन खर्च होने के लिए 1.5 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, जो था ही नहीं। मीन सिर्फ 1 ग्राम हाइड्रोजन खर्च होगा, और 1 ग्राम के करस्पॉन्डिंग जितना ग्राम नाइट्रोजन खर्च होता है उतना ही खर्च होगा, बाकी नाइट्रोजन बचा हुआ रहेगा। सो नाइट्रोजन का कुछ ना कुछ अमाउंट अनरिएक्टेड रहेगा, इसलिए आंसर 17.3 ग्राम, दैट इज 5.67 ग्राम होगा। अब कहिएगा कि क्या सर 3-4 रिएक्टेंट होगा तो सबसे आंसर निकालेंगे और जो सबसे छोटा होगा वो आंसर होगा? तो आंसर है नहीं। तो बनाने का नियम क्या है? तो बनाने का नियम है कि हम सबसे पहले वो पहचानते हैं
कि कौन सा रिएक्टेंट सबसे पहले खर्च होगा, मीन्स लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है एक नया कॉन्सेप्ट और उसे बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसे क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखिए, रिएक्टेंट which is consumed first in a chemical reaction is called limiting reactant। किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट सबसे पहले खत्म हो जाता है उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन में, ध्यान से सुनो, किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट सबसे पहले खत्म हो जाता है उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। अदर रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड, जो बचा हुआ रह गया, अदर रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। जो बचा हुआ है उसे बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट, जो बचा हुआ है उसे बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। जैसे जो मैंने पिछला सवाल दिया था उसमें हाइड्रोजन लिमिटिंग था और नाइट्रोजन एक्सेस था, क्योंकि वो बचा हुआ रह गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन corresponds to लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन। प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्टेंट करस्पॉन्ड्स टू लिमिटिंग रिएक्टेंट, मीन्स हम पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट पहचानेंगे और प्रोडक्ट उसी से बनाएंगे। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप पहले ही पहचान लेते कि हाइड्रोजन लिमिटिंग है, हाइड्रोजन लिमिटिंग है, हाइड्रोजन लिमिटिंग है, तो आप सीधा इससे बनाते और ये आंसर होता। नाइट्रोजन से बनाने की जरूरत ही नहीं होती। तो अगर आप इसके पहले इस सवाल में पहचान लेते हैं कि हाइड्रोजन लिमिटिंग है तो प्रोडक्ट सीधा हाइड्रोजन से बनाते और 5.67 ग्राम आंसर होता, नाइट्रोजन से बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन करेस्पॉन्ड्स टू लिमिटिंग रिएक्टेंट, मीन्स हम पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट पहचानते हैं और उसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से ही प्रोडक्ट को बनाते हैं। अब देखिए पहचानेंगे कैसे। मान लो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, AA प्लस BB से CC प्लस DD, यह एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, यह एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। इनिशियल मोल्स, ये X है और ये Y है, इनिशियल मोल्स है X और Y, ये दोनों 0 है। तो लिमिटिंग कैसे पहचानेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूं कि लिमिटिंग कैसे पहचानेंगे। तो इनिशियल मोल्स आप ले लीजिए, मान लो दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, इनिशियल मोल्स X एंड Y है। एक बच्चा ये भी कंफ्यूज हो सकता है कि सर इनिशियल मोल तो A और B है। नहीं, A और B इनिशियल मोल्स नहीं है, A और B इनिशियल मोल्स नहीं है, X और Y दिया हुआ है, आप ले सकते हैं कुछ भी, A और B के हिसाब से रिएक्ट करेगा, तो इनिशियल मोल है X एंड Y। तो आप क्या कीजिए, मैं बता रहा हूं कि आप X को A के कोएफिशिएंट A से डिवाइड कीजिए और Y को B के कोएफिशिएंट B से डिवाइड कीजिए। कोएफिशिएंट से डिवाइड कीजिए, पहला स्टेप ये कीजिए और देखिए इसमें छोटा कौन है। इफ XYA is less than YYB, this implies A is the LR। जो छोटा होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंट होगा उसे LR बोलेंगे। If Y by B is less than X by A, दोनों में से कोई एक छोटा होगा
जो छोटा होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंट होगा उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे। दिस सिंप्लाइज बाई बाई बी छोटा है तो बाई बाई बी के करस्पॉन्डिंग ये है और एक्स बाई ए के करस्पॉन्डिंग ये है, तो दिस सिंप्लाइज बी इज द एलआर। क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर इनिशियल मोल दिया हुआ है, अगर इनिशियल मोल दिया हुआ है तो आप उसको कोएफिशिएंट से डिवाइड कीजिए और कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जो छोटा आता है उसके करस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंट होता है उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। मुझे बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, कैसे निकालते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट? ये पूरी पॉइंट पहले तो ये कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है और दूसरा लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकालते हैं, ये जो मैंने बताया ये समझ में आया या नहीं? इनिशियल मोल मतलब जो आप रिएक्शन के लिए लिए हैं वो मोल। एक बच्चा पूछ रहा है सर इनिशियल मोल क्या होता है? कैसा बच्चा होता है यार? एक बच्चा पूछ रहा है सर एवब में मास कंजर्वेशन फेल होगा? नहीं, पहले ही पढ़ा चुका हूं कि मास कंजर्व रहता है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो इसमें फेल क्यों हो जाएगा? कोई एक्सेप्शन नहीं बताया। तो पता नहीं कैसे आप पूछ सकते हैं ऐसा सवाल कि सर मास कंजर्वेशन फेल होगा। कैसे पूछ सकते हैं, मेरे दिमाग से बाहर। पहले ही पढ़ा चुका हूं इन सभी केमिकल रिएक्शन में मास ऑलवेज कंजर्व रहता है, तो ये फेल नहीं हो। सो आई होप कि आपको यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट समझ में, एक्स बाई ए बाई बाई बी का मतलब हर चीज का मतलब नहीं होता। मोल बाई मोल का रेशियो है, कोएफिशिएंट है। तो हमने जस्ट ये निकाला कि ये एक्स मोल है तो ए के रिस्पेक्ट में कितना है इसमें निकाला, ये बाई मोल है तो बी के रिस्पेक्ट में कितना है। जो छोटा होगा वो पहले खर्च होगा, है ना? जो छोटा होगा वो पहले खर्च होगा। तो पहले आप क्लियर, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ये तो मोल से हुआ, बट इनिशियल मास, एक बच्चा पूछा इनिशियल मोल क्या होता है? इनिशियल मोल मतलब रिएक्शन से पहले जो मोल है, रिएक्शन होने से पहले जो मोल है। अगर हम एक मास भी देकर के, हो सकता है मास भी ले सकते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है N2 प्लस 3H2 से 2NH3, इसका मास है WN2 और इसका मास है WH2। इनिशियल मास दिया हुआ, कैसे पता चलेगा आपको कि कौन लिमिटिंग है? तो आप क्या करो, मोल निकालो, W डिवाइडेड बाई 28 मोल हो जाएगा, W डिवाइडेड बाई 2 ये मोल होगा। अब मोल आ गया तो कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, तो कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड किया, कोएफिशिएंट यहाँ 3 है, 3 से डिवाइड किया, ये आया। अब देखो कौन छोटा है। इफ यहाँ WN2 लिखो, यहाँ WH2 लिखो। इफ WN2 by 28 is less than WH2 by 6, this implies, बताओ कौन लिमिटिंग होगा? If WH2 by 6 is less than WN2 by 28, तो बताओ कौन लिमिटिंग होगा? मास से ऐसे निकालेंगे, पहला दूसरा लिख देते हैं। आप बताओ फर्स्ट केस में कौन लिमिटिंग होगा? आप बताओ फर्स्ट केस में कौन लिमिटिंग होगा? फर्स्ट केस में नाइट्रोजन, N2 is the LR। सेकेंड केस में कौन होगा? H2 is the LR। तो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना सीखिए। मास दिया हुआ रहेगा तब कैसे निकालेंगे बता दिए, इनिशियल मोल गिवन रहेगा तब कैसे निकालेंगे बता दिया। ये तरीका है, ये तरीका है। एक बात बोलूं मैं, बोलो ना एक बात बोलूं।
गजब गजब बच्चा है। प्रोडक्ट में मोल जीरो, हाँ रिएक्शन से पहले प्रोडक्ट जीरो है, रिएक्शन से पहले प्रोडक्ट जीरो है। कह रहा सर प्रोडक्ट में मोल जीरो, क्यों नहीं समझ में आता यार, रिएक्शन से पहले प्रोडक्ट बना ही नहीं तो प्रोडक्ट में मोल जीरो है। एक बात बोलूं, मोल गिवन होगा तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे ये बता दिया, मास गिवन होगा तब लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे ये बता दिया। बट जो तरीका बताया ना, मैं जब निकालता हूं तो कुछ यूज नहीं करता हूं, सीधा लिख देता हूं ये लिमिटिंग है। तो जितना जल्दी आप बना सकते हो इस सवाल को बनाओ। पहले मोल दिया हुआ है, पहले मोल दिया हुआ है, इसको बनाओ, इस सवाल को बनाओ। देखो मैं बनाता कैसे हूं, देखो मैं सोचता हूं कि एक मोल के लिए 3 मोल चाहिए, तो 3 मोल के लिए 9 चाहिए, एक के लिए 3 तो 3 के लिए 9, 9 मोल चाहिए, 7 मोल है, लिमिटिंग है, जितना चाहिए उससे कम है, तो ये एक्सेस हुआ। पहला समझ में आया नहीं आया, फर्स्ट समझ में आया या नहीं आया? आपको तो जो तरीका बताया उससे निकालना घर पे, मैं अब दूसरा तरीका बता रहा हूं। हम ये कहते हैं 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, तो 3 मोल के लिए 9 चाहिए, चाहिए 9 है 7, मीन जितना चाहिए उससे कम है, लिमिटिंग हो गया। पहला समझ में आया कि नहीं आया सिर्फ ये बताओ, कुछ लिखो मत, यस नो। फर्स्ट समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड। सेकंड देखो, 4 और 3 मोल है, तो 2 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 4 मोल के लिए 2 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 4 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, 2 के लिए अगर 1 चाहिए तो 4 के लिए 2 चाहिए, चाहिए 2 है 3, इससे सही है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। मैं तो ऐसे निकालता हूं, मुझे बताना दूसरा समझ में आया या नहीं आया, मुझे सिर्फ ये बताओ दूसरा समझ में आया नहीं आया। अब तीसरे पे देखिए, ध्यान दीजिए तीसरे पे, मोल है, पहले यहां ध्यान दो, मोल है, एक के लिए 1 मोल के लिए 2 चाहिए, तो 4 के लिए 8 चाहिए, चाहिए 8 है 7, जितना चाहिए उससे कम है, ये लिमिटिंग है, ये एक्सेस है। मैं कोई ऊपर जो कैलकुलेशन बताया कुछ नहीं करता, मैं तो ऐसे ही निकालता हूं लिमिटिंग। फोर्थ बनाइए, फोर्थ में आप कैलकुलेशन कीजिए तो ज्यादा अच्छा है, ऐसे बनाने में गलती होने की चांस है। तो आप क्या करो, 5/1 करो, 9/2 करो, 12/3 करो, 4। कौन सा लिमिटिंग हो गया फोर्थ में? सी, सी इज द एलआर। अगर मोल गिवन होगा तो एलआर निकालने आया या नहीं आया, मेरा सिर्फ इतना सवाल है आपसे। अगर मोल गिवन होगा तो आपको एलआर निकालने आया या नहीं आया, सिर्फ इतना सवाल है। वेरी गुड सोनू कुमार, सोनू कुमार बोल दिया आया, सबको समझ में आ गया। हाँ टाइम हो गया, बट लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकालते हैं ये बता के ही छोड़ूंगा, तो बार बार मत लिखो टाइम हो गया। अब देखिए मास गिवन होगा तो क्या, आप ध्यान दो, पहले मोल देते थे, यहां देखो मोल देते थे, अब इनिशियल मास दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? मास। अब देखो प्लीज ध्यान देना, मास में कैसे डिसाइड करते हैं, लिखते रहोगे टाइम हो गया तो समझ ही नहीं पाओगे, तुम लिखते रहो फिर। मास में कैसे निकालते हैं ये देखिए, 28 ग्राम, 1 मोल नाइट्रोजन होगा 28 ग्राम, और 3 मोल हाइड्रोजन होगा 6 ग्राम। 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, तो 14 ग्राम के लिए 3 ग्राम चाहिए, चाहिए 3 ग्राम है 4 ग्राम, तो ये एक्सेस है, ये एलआर है। फर्स्ट बताना, यहां मास गिवन है, यहां मास गिवन है, चूंकि मास गिवन है, चूंकि मास गिवन है,
चूंकि मास गिवन है तो कैसे बताएं ये समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम होगा, 3 मोल हाइड्रोजन का मास 6 ग्राम होगा। तो हम सोचते हैं 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, तो 14 ग्राम के लिए 3 ग्राम चाहिए। इसको हाफ किया तो ये भी हाफ होगा। चाहिए 3 ग्राम है, 4 ग्राम मीन ये एक्सेस में है, ये एलआर है। फर्स्ट आया समझ में या नहीं आया? सिर्फ ये बताना है फर्स्ट आया समझ में या नहीं है। आदित्य कुमार लिख दिया, आ गया, वेरी गुड। सेकंड देखिए, मास गिवन है, पहले ध्यान दीजिए। तो 2 मोल हाइड्रोजन का मास होगा 4 ग्राम और 1 मोल ऑक्सीजन का मास होगा 32 ग्राम। 4 के लिए 32 चाहिए, 4 ग्राम के लिए 32 चाहिए, तो 8 ग्राम के लिए 64 चाहिए। 64 है 68, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये क्या है? लिमिट, क्योंकि जितना चाहिए उससे कम है और ये एक्सेस है। बस ये लास्ट है। तीसरा बनाइए, उसके बाद घर जाइए। तीसरा बनाइए, उसके बाद घर जाइए। पहले तो देखो मास गिवन है, तो 28 ग्राम, 1 मोल नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम, 4 ग्राम। 28 के लिए 4 चाहिए, तो 56 डबल कर दिया, तो 56 के लिए 8 चाहिए होगा। चाहिए 8 है, 10 एक्सेस है, तो ये लिमिटिंग है। जिसको नहीं समझ में आएगा लिमिटिंग का वीडियो दोबारा देख लेगा। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर फिनिश होता है यहाँ पे। ये बर्थडे क्यों लिख रहे हो? हैप्पी बर्थडे सर। कुछ बच्चे ना ऐसे हैं, एक छोटा सा 2 स्टेप बताता हूँ, वो 2 स्टेप याद नहीं रखते। हद है। अब कहते हैं सर लंबा मेथड से बनाओ। लंबा मेथड से तो तुम पगला जाओगे। थैंक यू शुभम कुमार। बर्थडे नहीं है भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू मत लिखा करो। अक्टूबर 24 को है। ऑफलाइन कब होगा नहीं पता, रोज एक ही सवाल पूछते हो पुनः। वैकेशन का भी मुझे कोई आइडिया नहीं होता। ये सब सारी चीजें अपना स्टूडेंट केयर सेंटर में पूछिए। हाँ, मोहम्मद आदनिल मानव, मोल परसेंट बराबर वॉल्यूम परसेंट। अलग से लॉ लेकर के पढ़ाऊंगा आपको, शेयरिंग बंद कर दिया मैंने। हाँ आदिल, अभी आप याद रखो ना कि मोल परसेंट वॉल्यूम परसेंट सेम होता है। मैं आगे आगे प्रूफ कर दूंगा। एमडी आदिल, अभी आप याद रखो। और अभी मैं चाहता हूं कि जहां तक एग्जाम में आ रहा है वहां तक मैं आपको पढ़ा दूं। अभी मोल परसेंट बराबर वॉल्यूम परसेंट याद रखो। हमको लगता है एग्जाम के बाद वाला जो वीक है उसमें प्रूफ भी हो जाएगा।
सो बार बार रिपीट मत करो, आगे कहीं प्रूफ कर दूंगा। हाँ बिल्कुल प्रूफ कर दूंगा। अब मोल परसेंट प्रेशर परसेंट के भी बराबर होता है, ये भी प्रूफ कर दूंगा। सर टेस्ट कितने डेट को है? संडे को टेस्ट है ना यार तुम्हारा। ईद का क्या हॉलीडे चाहिए? कोई हॉलीडे की जरूरत तो है नहीं, यहाँ पे हॉलीडे होता भी नहीं। हाँ सिर्फ गैस के लिए, यस मोहित सर, यस सिर्फ गैस के लिए। जहां तक पढ़ाया हूं सारे के क्वेश्चन आएंगे। अरविंद सैमराव। बेटा एक चीज बताना अरविंद, आपने आंसर किया था जो 8% ऑक्सीजन और 8% सल्फर वाला सवाल सबसे पहले किया था, तो वैसे सवाल पहले कर लिए थे या तुरंत एनालाइज करके किए थे, ये बताना अरविंद। पहले से किए हुए थे वैसे सवाल या तुरंत एना, क्योंकि इट्स ए गुड क्वेश्चन, दैट वाज ए गुड क्वेश्चन, तो वो अच्छा क्वेश्चन था, आपका रिप्लाई बहुत फास्ट आया था। अच्छा वो बोल रहा है वैसे ही किया था, ठीक है, अच्छी बात है बेटा, इट्स वेरी गुड बेटा। ओके बाय बाय एवरीवन। पेपर एवरेज है, नॉट वेरी इजी नॉट वेरी टफ, एवरेज पेपर है। मैं तो इजी ही बोलूंगा, बट आपको जिस हिसाब से जैसे जैसे आप सवाल पूछते हैं ना, मुझे टेंशन हो जाता है। सोचो ना, मैं बोला 8% ये है 8% ये है, तो दोनों का मार्क्स सेम होगा, ये समझ में आ रहा है या नहीं? बोलता है नहीं। अब हम क्या करें, जान दे दे बेटा, फांसी लटक लटक जाए हम। बोलो बोलो तो जान दे देते हैं। शुभम कुमार वो 11th क्लास पढ़ रहे हैं, तो मैं 11th क्लास ही मानूंगा ना, है ना। 11th रिपीटर का क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं है। सुधाकर तुम्हारी ये बोलना गलत है कि 11th रिपीटर है। वो जैसे ही 11th में वापस आ गए, अगर कोई 12th से वापस 11th में आता है, तो वो तो आपसे भी खराब हो गए ना, कि वो बेचारा क्लियर नहीं कर पाया वापस आ गया। तो ये बोलना कि वो 11th रिपीटर है, वो तो गलत है। हाँ अरविंद सही है, मैं भी यही मानता हूँ कि र्यूमर है। कोई 11th में रिपीट क्यों करेगा? सीधे सी लॉजिक है, एक साल अपने आप को पीछे क्यों करेगा? कोई मतलब नहीं है, तो र्यूमर ही है, मैं ये भी मानता हूँ। नहीं कुंदन, आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं कर देते हैं, आप मेहनत करते रहो। वो रिपीटर, आज दूसरी बात, वो रिपीटर भी नहीं है। आप जो बोल रहे हो ना वो रिपीटर है, वो गलत है, नहीं है रिपीटर। वो पहले पढ़े होंगे ये मैं मानता हूँ, बट वो रिपीटर है नहीं। तो मैं ही बोल रहा हूँ, मैं 6th 7th क्लास के बच्चों को ही यहाँ पर सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, 8 9 10 में 12th तक खत्म हो जाता है। नहीं नहीं, ड्यू टू कोरोना कोई रिपीट पीछे थोड़े जाएगा, ड्यू टू कोरोना कोई कहेगा मुझे 1 साल पीछे कर दो, नहीं सुधाकर कुमार, सोच ही तुम्हारी गलत गड़बड़ है। हाँ, किसी का आंसर फास्ट आया तो ये रिपीटर बोल देते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किसी का आंसर फास्ट आया तो वो पहले पढ़ा हो सकता है, बट रिपीटर नहीं होगा। वो पहले पढ़ा हो सकता है बट रिपीटर नहीं होगा। ये जो आपकी सोच है यही गलत। जिंदगी भर उसको रिपीटर मानते रहोगे, सोचोगे कि इतने बच्चे हमसे आगे हैं, तो कंपटीशन में वो रिपीटर बन जाएगा क्या? कि कहोगे सब रिपीटर वाला का हो गया? पता है आपको, रिपीटर जल्दी टॉप 100 में नहीं आते। मैं जब एक बार था, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं टॉप 100, क्योंकि रिपीटर के बेस्ट बैच पढ़ाता था, तो बहुत इच्छा थी कि मैं टॉप 100 में रैंक दूं। और एक बच्चा 60 रैंक लाया था रिपीटर में। एक बच्चा रिपीटर में, गुजरात का बच्चा था, वो रिपीटर में 60 रैंक लाया था। क्योंकि वो आशुतोष दास, क्योंकि वो पहले से पढ़े हुए हैं, इसलिए वो ज्यादा फास्ट बच्चे देते हैं, आंसर देते हैं। बट वो रिपीटर नहीं है, वो 9th 10th में ही 11th पढ़े हुए हैं। वो और हम बोलते ही रहे हैं कि 9th 10th में सारी चीजें सब पढ़नी होती है, ये सब आप लोग नहीं पढ़े। हाँ हाँ ये बात है, 9th 10th में 11th 12th सब पढ़ा दिया जाता है।
डूंगाराम फर्स्ट रैंक था शुभम कुमार। डूंगाराम एकमात्र ऐसा स्टूडेंट था बंसल से जो रिपीटर होते हुए फर्स्ट रैंक लाया था, और आज तक किसी रिपीटर ने फर्स्ट रैंक नहीं लाया इतने सालों में। डूंगाराम चौधरी एकमात्र फर्स्ट रैंकर है जो रिपीटर था, और कभी एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि वो फर्स्ट रैंक लाएगा, बट फर्स्ट रैंक लाया था डूंगाराम चौधरी। तो एक आग एक्सेप्शन है, हम ये नहीं कह रहे, बट जनरली मैं बोल रहा हूं, मैं 2010 से 13-14 तक वहां रहा बंसल में। तो उन 4